हेलो एवरीवन, दिस इज राज कमल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएल जेई के ऑल अबाउट, है ना, यानी कंप्लीट इसके इंटायर्ड सिलेबस, क्या एग्ज़ाम के पैटर्न होते हैं, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं गिवन ड्यूरेशन के अंदर। ओके, तो चलिए हम इसी सिलसिले में इसकी चर्चा कर लेते हैं। यूपी पीसीएल की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी जिसके अंदर आपको 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है। इसमें हम एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टोटल मार्क्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इंटायर्ड जो भी इसकी रिगार्डिंग होगी वो सारी चीज़ों की चर्चा होगी इस सेशन में। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। सबसे पहले अगर ओवरव्यू की अगर बात करूं तो ओवरव्यू क्या है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं और 200 ही क्वेश्चन, यानी आप कह सकते हो एक मार्क्स पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसके अंदर दिया गया है। 3 घंटे का समय होता है। 2 शिफ्टों में अमूमन इसके एग्जाम होते हैं। सुबह 9 से 12 का पैटर्न टाइमिंग रहता है या फिर 2:30 से 5:30 के बीच में ये एग्जाम का इसका टाइमिंग होता है 3 घंटे का। एक चीज और बात यहाँ पे कर लूँ कि ये एग्जाम ऐसा है जो यूपी पीसीएल के अंदर सिर्फ डिप्लोमा इसमें एलिजिबल होता है। जो बीटेक वाले बच्चे हैं उसके लिए यूपी पीसीएल का एई के एग्जाम भी आते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए स्पेशली है। अगर हम बात करें यूपी पीसीएल एग्जाम्स के बारे में, ये हमारे एसएससी जेई के तरह ही इसमें भी 2 हिस्से हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, हम उन सारी बातों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कि इस एग्जाम्स के अंदर टेक्निकल भी होंगे और नॉन टेक्निकल होंगे। आप एसएससी जेई के अंदर जाते हो तो वहां पे आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल और 100 का नॉन टेक होता है। यहां पर एक अंतर है जो कि आपका 150 मार्क्स का टेक्निकल होगा और 50 मार्क्स का नॉन टेक होगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी टेक्निकल अगर आपका अच्छा है तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है ना। यहां पे पॉजिटिव साइन के अलावा अगर हम बात करें तो इस एग्जाम में थोड़े आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, लेकिन हाँ, इतने ज्यादा माहौल सेट कर दिए गए कि पता नहीं इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। आप इनसे बिल्कुल ना डरे, सब्जेक्ट लिमिटेड है, लोग टॉपिक इतने बांट देते हैं कि आपको यकीनन बहुत बड़ा लगेगा। ऐसे भी एसएससी जेई से तो ज्यादा सब्जेक्ट है, पर इतना भी नहीं जिसको देख के ही अपन भाग जाए। बिल्कुल, तो आप एकदम टेक्निकल आपका अच्छा है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छा कवर कर सकते हैं। और नॉन टेक में भी ऐसे पेपर है जिसको किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल में, तो इसके सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस की जानकारी हम आगे लेंगे, सिलेबस की जानकारी आगे लेंगे। अब रहा नॉन टेक में, तो नॉन टेक के अंदर रीजनिंग 20 क्वेश्चन, वाह बहुत बढ़िया। नॉन टेक तो अपन हर जगह करते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपी पीसीएल का हो, ये अपन दोनों जगह कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस बिल्कुल, चाहे हमारा एसएससी हो या रेलवे हो या यहां हो, यहां भी 20 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पे भी चर्चा कर लेता हूं। तो इसका मतलब 20 क्वेश्चन ये भी डन, 20 क्वेश्चन ये भी डन, ये दोनों आप तैयार करते हो ऑलरेडी। कहां पर आप बात करें तो एसएससी जेई के अंदर भी तैयारी करते हो, आरआरबी जेई के अंदर भी तैयारी करते हो, तो बहुत ज्यादा घबराने की यहां पे चिंता नहीं है। एक अलग सा थोड़ा सा टॉपिक आपको मिल जाता है जो कि हिंदी, इसमें भी लिमिटेड सब्जेक्ट ही, इस सब्जेक्ट में लिमिटेड ही पोर्शन करने हैं जो ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर किया गया है, आप अच्छे से कर सकते हो। आइए हम इसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। अब टेक्निकल में क्या, जिसको बहुत ज्यादा, है ना, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लास्ट में ये भी देखेंगे कि आखिर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस तरीके के स्ट्रेटजी को अपनाया जाना चाहिए। आइए पहले मैं बात कर लेता हूं। आई होप सो सिलेबस का ओवरव्यू आपने देखा। उसके बाद टेक्निकल है 150 नंबर का, नॉन टेक है 50 नंबर का, जिसमें रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल हिंदी है। और इसको भी जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है हम इस पे भी चर्चा आगे करेंगे। आइए कुछ सब्जेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं और इन सब्जेक्ट्स में हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा है जो अपन नहीं पढ़ते और क्या है जो पढ़ते हैं, और क्या अलग से करनी चाहिए और किस पे किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं। अगर आप जाते हो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की ओर, अगर आप जाते हो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की ओर, तो देखिए सबसे पहला आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीडब्ल्यू। बेशक हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं सर, हर जगह पढ़ते हैं, ये तो बेसिक नीड है। अब बोलेंगे अब इसी को फंडामेंटल अलग कर लो, कुछ और अलग कर लो, कुछ नहीं। इवन बहुत जगह तो ये दोनों मिलकर भी एक ही होता है, सर्किट थ्योरी के नाम से ये दोनों पढ़ाए जाते हैं। मैं भी खुद पढ़ाता हूँ, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं सर सर्किट थ्योरी पढ़ा दिए बीडब्ल्यू का, तो कई बार इस चक्कर में भी मुझे अलग पढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज मैं सर्किट थ्योरी में दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। फंडामेंटल उठा लेते हैं पहले, बेसिक्स,
और उसके बाद फिर हम नेटवर्क थ्योरी उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मैं चर्चा करूं यहां पे, तो BEE पहला सब्जेक्ट होगा, नेटवर्क आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन तीसरा सब्जेक्ट होगा। अब करने वाले यहां AC मशीन DC मशीन कर दे तो ये आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप मशीन में लेते हैं तो सारा चीज पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है, चूंकि पावर सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो इंटायर्ड आपका पूरा सेगमेंट उसमें आ जाता है, चाहे जनरेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, है कि नहीं, उस ट्रांसमिशन की बात करें और यूटिलाइजेशन की बात करें, तो चाहे तो आप इसको 4 सब्जेक्ट बांट दो या फिर एक ही सब्जेक्ट में इसको कंसीडर करके आप पढ़ सकते हैं। यानी इसके अंदर आता है जनरेशन, इसके अंदर आएगा ट्रांसमिशन, इसके अंदर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर आएगा प्रोटेक्शन यानी स्विच गियर। हालांकि डिप्लोमा में स्विच गियर प्रोटेक्शन अलग सब्जेक्ट होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अलग सब्जेक्ट होता है और जनरेशन अलग होता है। तो ऐसे डिप्लोमा की भाषा से अगर देखें तो आप जनरेशन अलग से पढ़िए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अलग पढ़िए एक सब्जेक्ट, स्विच गियर प्रोटेक्शन अलग पढ़िए, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग पढ़िए। अदरवाइज हम कहें तो कॉम्पिटिटिव में पावर सिस्टम एक ही पढ़ते हैं और कंप्लीट थोड़ा सब्जेक्ट लेंदी हो जाता है, क्योंकि चारों चीजों को कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ना है तो लेंदी हो जाता है। वरना लिखने वाले इसको 4 अलग अलग सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको समझना इन चीजों को, ये इंटायर्ड सिलेबस एक ही सब्जेक्ट पावर सिस्टम का पार्ट है। ओके, नाउ चलिए, तो मैं इन सब्जेक्ट को अलग नहीं लिखूंगा, UEE अलग से नहीं लिखूंगा, स्विच गियर प्रोटेक्शन अलग से नहीं, ये पावर सिस्टम में ही पढ़ाते हैं तो पावर सिस्टम एक साथ ही आप करेंगे। हाँ, जनरेशन की जहां तक बात होती है तो आप जनरेशन में थोड़ा सा वाइडली स्टडी करेंगे, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप विंड टर्बाइन सब पे पढ़ेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पैनल पे आजकल चलते हैं, इसको भी आपको थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा। रिसोर्सेज कौन कौन से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रिन्यूएबल पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया जो है कब तक कोयले के साधन से या फिर डीजल इंजन के साधन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अपने को एक अल्टरनेट जो बेस्ट सुटेबल है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सोलर है, विंड है, इन पे हम फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको स्टडी जरूरी हो जाता है। तो जनरेशन में आप जनरेशन अब पावर सिस्टम के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इंटायर सिलेबस को हमने पावर सिस्टम में लिया है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑब्वियसली पढ़ते हो आप, देखो अभी तक जो जो एसएससी के लिए पढ़ते हो, जो जो आरआरबी के लिए पढ़ रहे हो, वही सिलेबस की मैं डिस्कस कर रहा हूं फिलहाल अभी तक। तो मेजरमेंट बेशक आप पढ़ते हो, आपको छांटना उठना नहीं है, कंप्लीट पढ़िए मेजरमेंट, आराम से आपका हर जगह काम आएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो आई रूल्स हैं, आप यहाँ पे रूल्स वगैरह के बारे में पढ़िए, है ना, CPWD जो रूल्स हैं, तो यानी जो रूल्स हैं और उसी को लेके जो आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो भी पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, इतना पढ़िए कि काम चल जाएगा, लेकिन एसएससी से ज्यादा यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ने की जरूरत है। आइए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेशक आप एसएससी में पढ़ते हो, तो ये जो सिलेबस है अप टू 7, ये देखिए अप टू 7 पॉइंट तक आप एसएससी के लिए भी पढ़ते हो, आरआरबी के लिए पढ़ते हो, तो दिमाग में रखिए 1 से 7 तक सर किसमें पढ़ते हैं, 1 से 7 तक, 1 से 7 टॉपिक जो मैंने लिखाया है ये कहां पढ़ते हो सर, एसएससी जेई की तैयारी में भी पढ़ते हो, आरआरबी जेई की तैयारी में भी पढ़ते हो, या फिर और भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो ये तो पढ़ते ही हो, है ना, तो वो आपके यूपीपीसीएल के अंदर आ गया, ठीक है कि नहीं। चलिए, थोड़ी सी लाइट की समस्या हो जाती है कभी कभी। चलिए अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं, और एक सेकेंड, चलिए अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं आगे। आगे क्या सर, आगे इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, जो एसएससी के एग्जाम में नहीं होता, आपको स्टेट के एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत सारी जगह। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, जो पहले आप कह सकते हो कि ज्यादा पूछते थे, है ना, अभी भी थोड़ा बहुत पूछते ही हैं कभी कभी एग्जाम में। एक यूपीपीसीएल का अलग ट्रेंड भी है, कभी किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछ लेगा, जिसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है उससे भी ज्यादा पूछ लेता है, इसका ट्रेंड ही अलग है। लेकिन अगर ये ट्रेंड अलग होता है तो हर बच्चे के लिए अलग होता है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तैयारी आप अच्छे से करिए, बहुत ज्यादा बर्डन आपको नहीं दिखेगा। एनालॉग में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान कर दे, डिजिटल में बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है जो आपको परेशान कर दे। माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर आप इतना पढ़ लीजिए जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, है ना। आप बहुत ज्यादा टफ नहीं लीजिए कि बहुत ज्यादा टफ है। 808 806 वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा, इसका पिन डायग्राम वगैरह के बारे में आपको इसके बारे में चर्चा करना, ऑब्वियसली क्लास टीचर आपको बहुत बढ़िया से करा देंगे, इतना इसमें पढ़ा देंगे कि आपके एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। चलिए, पीएलसीएस काडा, चूंकि यूपी के अंदर जो है पीएलसीएस काडा सब्जेक्ट्स भी है ना, यूपी के अंदर सेमेस्टर के एग्जाम में, इसीलिए पीएलसीएस काडा को ये वेटेज देते हैं, और इधर के हाल के कुछ सालों से पीएलसीएस काडा इसमें पूछता है।
तो आपको इस पे भी फोकस करना है। मैटलैब ऑटोकैड से भी क्वेश्चन कम से कम थोड़ा बहुत ही पर देखने को मिलता है, तो इसको भी एक बार देख लेना है, रफली इसको भी देख के जाना है। कंट्रोल सिस्टम से भी कम ही क्वेश्चन पूछता है क्योंकि कंट्रोल का इतना ज्यादा वेटेज नहीं रहता, तो कंट्रोल सिस्टम को देख लेना है जी, ठीक है ना। कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, पर कंट्रोल को देख लेना है। मटेरियल साइंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो अब यहां पर देखिएगा शुरू के 1 से 10 तक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 1 से 10 तक बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और 11 तक कह सकते हो, 1 से 11 है ना, 1 से 11 तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद इस पे फोकस थोड़ी कम हो जाएगी, यानी स्टडी तो करनी है पर बहुत ज्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं कि 500-200 घंटा इसी पे लगा रहे, 150 घंटा इसी पे लगा रहे, नहीं, वो आपका एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। लेकिन अभी हम सिलेबस बता रहे हैं, इसलिए सबको लिखना बहुत जरूरी है। मटेरियल साइंस, उसके बाद हो गया क्या, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, है ना। यहां पे क्या होगा, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस से क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि ये आपका सिलेबस का एक हिस्सा है। ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका यहाँ पे ठीक ठाक पोर्शन रखेगा। जनरल इंजीनियरिंग में आप सिविल और मैकेनिकल के क्वेश्चंस को अगर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, हालांकि मैं बता दूं जैसे फ्रांसिस टर्बाइन, केप्लन टर्बाइन, ये सब के बारे में आप जनरल इंजीनियरिंग पहले बीटेक में या डिप्लोमा में भी पढ़ते हैं। और यही चीज़ आप कहाँ पे पढ़ते हो जी, यही चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पढ़ते हो सर, पावर जनरेशन में हम पढ़ते हैं, है ना, जो जनरेट करते हैं किस तरीके का पानी का ब्लेड पे पड़ता है, कौन सा फ्रांसिस कौन है, केप्लन टर्बाइन, है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ जनरल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, तो आप इसको देख सकते हो। ना ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आप इसको थोड़ा सा अगर फोकस कर पाते हो तो करिए, अदरवाइज ये शुरू के 11 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीपीसीएल के लिए। उसके बाद इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा बहुत फोकस करिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ठीक ठाक वेटेज है क्योंकि ये आपको ऐसे भी स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे आरआरबी जेई का एग्जाम हो, यूपी हालांकि एसएससी में नहीं पूछता, आरआरबी के अंदर भी पूछ देता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी स्टेट में पूछेंगे, तो इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा देखिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा वेटेज वाला ये पेपर नहीं है, हालांकि पूछते हैं इनमें से भी, पर बहुत ज़्यादा वेटेज वाला नहीं है, तो इसको लिमिटेड दायरा तक ही पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपके एग्जाम में काम आ जाए। और पीवाईक्यू भी जरूर देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से पूछे गए। अगर अगेन मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे, पहले तो अभी तो सिलेबस क्या है, फिर हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी भी चर्चा होगी। रीजनिंग नो डाउट हर जगह पूछता है, इसको दबा के पढ़िए, दबा के इसके 20 में 20 लाने की कोशिश करिए। एज ए इंजीनियर तो ला ही सकते हैं, 19 लाइए, है ना। नाउ जनरल इंजीनियरिंग, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के अंदर फिजिक्स को पढ़िए, हर जगह काम आएगा, एसएससी के अंदर, जेई में और आरआरबी में। केमिस्ट्री को पढ़िए, बायो का वेटेज इसमें नहीं है। मैथ्स पूछता है, वो भी जनरली मैथ्स रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता, एक इंजीनियर आराम से बना सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल के बारे में और बेसिक कंप्यूटर के बारे में आप यहाँ कह सकते हो, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो तो ये भी आपको काम आ जाएगा। तो ये ही सिलेबस है जनरल इंजीनियरिंग में, जिसमें कितने नंबर के पूछते हैं आपसे, 20 नंबर का, 20 मार्क्स का यहाँ से रहता है और 20 मार्क्स का यहां से रहता है। तो इस कोशिश करिए इस 20 में मैक्सिमम स्कोर किया जाए। इस 20 में अगर 18 भी 18 तो बहुत ज्यादा हो गया, अगर इस 20 में आपको 15 भी स्कोर होता है, 12 भी स्कोर होता है, तो आपका काम चल जाएगा। ओके, जनरल हिंदी पढ़ के जाइए इसको बढ़िया से, कोई समस्या नहीं है, इतना पढ़ के जाइए कि इससे भी आराम से स्कोर किया जाए। नौ, कई बार ये भी बच्चा के दिमाग में चल रहा होता है कि क्या हर सेगमेंट को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है। तो देखिए, आप कोशिश करिएगा कि हर सेगमेंट को टच किया जाए और हर सेगमेंट में अच्छे स्कोर कर ही ले। हिंदी में भी कम से कम 4-5 नंबर, 5 नंबर तो लाइए, जिससे आपका स्कोर भी बने, क्योंकि इसके कटअप बहुत कम नहीं जाते हैं, अच्छे कटअप भी जाते हैं। तो आप कहोगे कि कंप्लीट इसको स्किप करके सिर्फ इससे बात बना लिया जाए, तो भी नहीं बनेगा। इसीलिए हर सेगमेंट को टच करना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है या बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, पर जिन सब्जेक्ट का वेटेज है उस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छा है, आपका मैथ है तो अच्छा है, ठीक है, फोकस करिए। बाकी पे एक बार पढ़िए जरूर, ऐसा नहीं कि कंप्लीट छोड़ देंगे, मामला नहीं बनेगा फिर, है ना। पढ़िए, क्योंकि अच्छा पोस्ट है, यूपी के अंदर पोस्टें जो आती है, और इसमें हर स्टेट के बच्चे भी एंट्री लेते हैं, तो बहुत बच्चे अदर स्टेट के भी, इवन यूपी के अंदर राजस्थान के बहुत बच्चे इनरोल है, यानी जॉब कर रहे हैं,
हरियाणा के कुछ बच्चे कर रहे हैं, बिहार के बहुत ज़्यादा बच्चे मिलेंगे आपको, है ना, कुछ कुछ बच्चे वेस्ट बंगाल के मिलेंगे। तो यूपी के अंदर अभी तक जो है ओपन करे, मध्य प्रदेश के बच्चे मिलेंगे और यूपी के तो भाई, है ना। तो ओपन कैटेगरी में हम सारे चले जाते हैं, इसीलिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है यूपीपीसीएल के अंदर, है ना। चलिए, तो ये तो रही सिलेबस की बात। आई होप सो एकदम क्लियर समझ आ चुका है। तो आप ऐसा मत दिमाग में लगाइए, करने वाले तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा देंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं यूपीपीसीएल कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर। तो ये इतना टफ नहीं है। आप सब्जेक्ट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे तो काउंटिंग 50 कर लो, वो भी कम पड़ेंगे, लेकिन इतना ही मेजर सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से करिए, नो डाउट अच्छा स्कोर होगा आपका। 9, अब बच्चे के माइंड में यहां पे रहता है ना कि सर इस एग्जाम को कैसे करें सर, ये इतना बड़ा सिलेबस तो छोटा नहीं है फिर भी, है ना, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, मैं कहता हूं बहुत कंसंट्रेट नहीं करना, पर पढ़ना तो है, पर सर इसको कैसे करा जाए, है ना, इन सब्जेक्ट्स को कैसे फोकस करें। ध्यान रखिएगा, इन सारे सब्जेक्ट्स को करने के लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर आपको बेहतर कंटेंट मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा तैयारी नहीं किया हुआ है तो बेशक आप बेहतर फॉर्मेट में इसको तैयार कर सकते हैं, है ना। तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। ओके ना सर, कैसे करें? तो सबसे पहले देखिए, इसको तैयार करने के लिए सर समय है कितना, 3 घंटे। इसका मतलब क्या, 120 मिनट, 180 मिनट, 180 मिनट। तो समय तो पूरा है, समय कम है ऐसा नहीं है। एसएससी में तो 2 ही घंटे है 200 में क्वेश्चन में, और यहां पे समय आपको कितने हैं जी, 200 क्वेश्चन 2 मिनट, 200 क्वेश्चन 180 मिनट। तो यानी आपको एसएससी से ज्यादा वक्त तो मिल रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है जी, कि सर यहां पर सब्जेक्ट भी तो इतने हैं, कैरी करना पड़ रहा है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे अगर आप चीजों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सोचने को टाइम मिलेगा। एसएससी में जितना भागम भाग होता है, यहां पे उतना भागम भाग नहीं है, आपके लिए पर्याप्त समय होगा। अगर आप इसको यहां पर 160 प्लस स्कोर कर लेते हैं, आप ये लगा लो 200 के अंदर अगर आप 160 ले आते हो, 160 प्लस स्कोर कर लेते हो, तो आपकी क्वालिफाई का श्योरिटी है, सिलेक्शन की श्योरिटी रहती है। यहाँ पे सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन के चांस आपके 99% हो जाते हैं अगर आप यहाँ करते हो तो, है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। कट ऑफ हालांकि क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चंस टफ पूछे जाते हैं तो कट ऑफ गिर जाएगा, क्वेश्चन आसान होंगे तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल गया ना, बच्चों को क्वेश्चन बनाने का टाइम मिल जाता है। इसलिए अच्छे से फोकस करिए, तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से। 9, अब इस स्ट्रेटजी में कैसे करा जाए, तो स्ट्रेटजी यहाँ टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। अब ध्यान से समझिए, एसएससी में हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पता है कि कोई कितना भी पढ़ लेगा, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो वो 170 क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर पाएगा, 180 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएगा, 200 क्वेश्चन को बहुत अच्छा टाइम देकर नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर टाइम इंपॉर्टेंट है, और किसको पढ़ना है किसको छोड़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है कि समय पर्याप्त है, 3 घंटा है, 200 क्वेश्चन है, आपके पास समय तो है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ना है, पढ़ने के लिए सबको पढ़िए, ध्यान समझिए, पढ़ने के लिए सबको पढ़िए, इससे बेस्ट क्वेश्चन को भी लगाइए, लेकिन इन पे पूरी मेहनत करिए, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। ध्यान समझिए, हर जगह काम आएगा, इस पे पूरी मेहनत करिए, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखेंगे। इससे अगर 5-6 क्वेश्चन देख लिए, ध्यान समझिएगा, इससे अगर मान लो 5-6 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, यहां तक तो अपन बोल रहे हैं कि 111 तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद वाले सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, पढ़िए जरूर। अगर इससे क्वेश्चन आसान वाले टाइप के आ गए, अगर मान लो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 भी बन गए तो ठीक है। तो इस तरीके से अगर 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इधर से भी अपन बना ले रहे हैं तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, पढ़ना लेकिन है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। एसएससी में कुछ चीज हम कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है या टाइम नहीं बच रहा है तो छोड़िए, स्किप करिए, क्योंकि वहां समय की कमी है, हर कोई को छोड़ना पड़ेगा। तो आपको जो टफ लगता है उसको छोड़िए, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार तो पढ़िए कम से कम, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन को भी पढ़िए, वेल्डिंग, ट्रैक्शन वगैरह पढ़ते रहिए इसमें, ठीक है। तो आप पढ़िए जरूर, एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद इन पे ज्यादा फोकस करिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, और बाकी सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। उससे ज्यादा बहुत टफ बर्डन नहीं लेना। तो आप क्या करिएगा जी, यहाँ पे 3 घंटा समय है सर, 3 घंटा अगर समय है
तो आप जम के 2 घंटा टेक्निकल पर दे दीजिए, जम के 2 घंटा टेक्निकल पर दीजिए। उसके बाद रीजनिंग पे फोकस करिए, 20 में 19 लाने का कोशिश करिए, 20 में 19। यहाँ 150 में आप जो भी स्कोर करते हो यहाँ 20 से 19 लाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जब स्ट्रेटजी की बात कर दें हम, तो टेक्निकल में आपको कितना लाना है, लाना है कितना, ताकि एक अच्छा स्कोर हो जाए। टेक बचा है ना, रीजनिंग बचा, जनरल अवेयरनेस है और हिंदी है। सर स्कोर किस तरीके से किया जाए? अब टाइम का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रह गया। एसएससी में हम कहते हैं टाइम क्राइटेरिया, आरआरबी में कहते हैं टाइम क्राइटेरिया, यहाँ टाइम क्राइटेरिया नहीं। तो अब आपकी जब तैयारी अच्छी हो जाए तो आप क्या करेंगे ना, टेक्निकल्स में सबसे पहले बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग में कोशिश करिए कहूँ कम से कम 18 क्वेश्चन अच्छे से कर लेने की, यानी 18 मार्क्स है ना, आप यहाँ से अच्छे से उठाओ। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो कोशिश करिए 10 से 12 नंबर यहाँ भी उठाया जाए, उठ जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट्स आपको अच्छा नहीं लगेगा या फिर आप इकोनॉमिक्स वगैरह अच्छा नहीं लगे, लेकिन फिर भी उतना टफ चीज़ें पूछेगी नहीं। साइंस पे थोड़ा वेटेज कर दीजिए फोकस, और मैथ्स वगैरह कर लीजिए और आपका काम चल जाएगा। और हिस्ट्री से ज्योग्राफी इतना तो पढ़े कि एक आध क्वेश्चन लग गया तो आपका मामला ठीक हो जाएगा। हिंदी में भी कोशिश करिए 5 से 6 नंबर का यहाँ से मार्क्स उठाने का, ताकि मामला यहाँ से फिट बैठे। तो ऑन एन एवरेज बोलूँ तो यहाँ पे आप 30 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ से ला रहे हैं। 18 और 10 कितने हो गए, 28 या 30 कह दें। अगर 30 और 5 यहाँ पे 35 नंबर तो आप इससे उठा रहे हो। ठीक है, 35 आप कहाँ से उठा रहे हो जी, यहाँ से 35 मार्क्स आप उठा रहे हो। तो बचा कितना, टेक्निकल में अगर बात करें तो यहाँ तो सर 150 नंबर के हैं, तो 150 में कम से कम आप कोशिश करिए 125 लाने की मिनिमम आप, क्योंकि एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो 125 यहाँ भी लाने की कोशिश करिए, हालांकि 19-20 भी रहेगा तो मामला बैठ जाएगा। अगर ये दोनों मार्क्स हम जोड़ दें तो कितना हो जाता है जी, यहाँ 10 3 2 5 1 6 160 मार्क्स प्लस आपके आ जाएंगे। और ये एक अच्छा स्कोर है, यानी सिलेक्शंस के लिए स्कोर है, ये स्कोर एक सिलेक्शंस के लिए है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बल्ले बल्ले करते रहिए, इसीलिए थोड़ी समय लगे, परेशानी होगी। सिलेबस तो है एसएससी आरआरबी के तुलना में तो सिलेबस ज़्यादा ही है, या और भी किसी स्टेट के एग्जाम के तुलना में ये सिलेबस बड़ा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इतना भी नहीं बड़ा, इतना भी बर्डन नहीं बढ़ाने लगा कि एग्जाम ही नहीं बैठ रहा है, ऐसा नहीं समस्या है। आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद करते हैं इन सारे चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी कोई समस्या किसी को रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, हम इसके लिए बेहतर जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपको करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।